स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कभी भी निर्वाचन आयोग तारीखों की घोषणा कर सकता है और इससे पहले सभी राजनीतिक दल प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखे हैं। रणनीति बनाने में भी अपने अपने प्रयास आगे बढ़ा रहे हैं। इसी दिशा में गुरुवार को राजस्थान में सियासी हलचलें काफी तेज रही। बीजेपी ने राजधानी जयपुर में प्रदेश मुख्यालय में सियासी मंथन किया। इधर कांग्रेस भी जनता से 1-to-1 संवाद करने धरातल पर उतरी। दौसा में लोकसभा चुनाव को लेकर जमीनी फीडबैक लिया। अब हर चीज को देखने के दो तरीके हो सकते हैं। आप कांग्रेस की बैठकों को देखेंगे तो वो छोटी छोटी इकाइयों को पकड़कर वहां अपने आप को मजबूत करने की शुरुआत कर चुकी है। कहते हैं बूंद बूंद कर घड़ा भरता है। क्या कांग्रेस के प्रयास को इस नजर से देखा जाए या फिर इस नजर से कि जब बड़े स्तर पर इतना रायता फैल चुका है तो शुरुआत से ही सब कुछ शुरू करना होता है। ये बात हुई कांग्रेस की। और अब बात कर ले अगर बीजेपी की, तो बीजेपी प्रदेश स्तर पर मंथन कर रही है। छोटे छोटे सेक्टर्स को, सेक्शंस को पहले ही कवर करने का दावा बीजेपी कर चुकी है। और देखिए, क्या बीजेपी सभी छोटे से छोटी इकाइयों को इतना कवर कर चुकी है कि वो अब सिर्फ पूरे प्रदेश के तहत रणनीति बनाने में जुटी है, या फिर वो छोटी छोटी इकाइयों को कहीं इस बार अनदेखा तो नहीं कर रही है? ये वो सवाल है जो कि लगातार बना हुआ है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। इन्हीं के आसपास क्या प्रश्न रह सकते हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार आपको सुनाते हैं कि बैठकों के बाद क्या क्या दिग्गजों ने कहा है। आगामी कार्यक्रम को लेकर इसमें चर्चा की कार्य योजना बनाकर उसकी क्रियान्विति, इस गांव चलो अभियान था और आगामी दिनों में लाभार्थी संपर्क अभियान है, नारी शक्ति वंदन अभियान है। इन सभी कार्यक्रमों की बृहद रूप से रूपरेखा बनी और इनकी इसमें सभी की सहभागिता कैसे हो इसको लेकर चर्चा हुई। इसलिए पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, आम चुनाव हैं, तो उसके लिए लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी क्लस्टर मीटिंग शुरू हो चुकी है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी अभी बीकानेर दौरे पर आए थे। उसमें हमारी 3 लोकसभा की कोर टीम की बैठक और देखिए, मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कमल टांक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, निमिषा गौड़ जी भाजपा नेता हैं और प्रोफेसर सीबी यादव कांग्रेस नेता हैं। आप तीनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत कमल टांक जी आपसे करना चाहता हूं। कमल टांक जी, जैसा कि मैंने कहा, हर किसी चीज को देखने के दो तरीके होते हैं। कांग्रेस का छोटी इकाइयों पर फोकस करना या तो बूंद बूंद कर घड़े भरने के समान हम देखें, या हम इस रूप में देखें कि बड़े स्तर पर इतना रायता फैल चुका है, शुरुआत तो शुरू से ही करनी होगी। दूसरी तरफ बीजेपी पूरे प्रदेश की रणनीति बना रही है, तो क्या वो छोटी इकाइयों को पूरा कर चुकी है और अब बड़ी रणनीति की ओर है, या फिर कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रही है? कमल टांक जी। देखिए, सब अपनी अपनी बिसात को बिछा रहे हैं और चुनाव में एक बात तो साफ है कि हर तरह की प्रयास करने चाहिए। और जहां तक रही बात ये कि कांग्रेस को अपने कुनबे को समेट के रखने की परेशानी है, और बीजेपी क्योंकि अभी एक तरीके से कह सकते हैं राज्य और केंद्र में उनकी सत्ता है, तो वो अभी एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर वो हर व्यक्ति के लिए बाहें फैला सकती है। तो दोनों ही अपने अपने हिस्से की एक तरह से बैटिंग कर रहे हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि कोशिश बीजेपी वाले अपने जी ठीक है, कुछ तकनीकी खामी आई है, लेकिन प्रोफेसर सीबी यादव जी मेरे साथ हैं। सीबी यादव जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, रणनीति क्या है? पूरे प्रदेश के लिए आप कोई कॉमन रणनीति नहीं बना रहे हैं, पूरे देश के लिए आप कोई कॉमन रणनीति नहीं बना रहे हैं, या फिर सीट विशेषों के लिए आप रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं? मैं समझ सकता हूं ये आपके लिए फिनिक्स मोमेंट हो सकता है। फिनिक्स अपने आप पूरा जलकर जब खत्म होता है तभी तो राख के किसी एक कण से उठने की कोशिश करता है। तो क्या उसी के तहत ये कार्यक्रम आप लोगों ने चालू किया है छोटी छोटी इकाइयों में? स्वप्निल जी, ये कार्यक्रम कोई हमने जो चालू किया वो हमारी पार्टी का जो लोकतांत्रिक चरित्र है उसके अनुरूप कार्यक्रम है। कांग्रेस पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं की बात सुनना, उनको एक फ्रीडम देना, उनकी बातें करना, और इसीलिए छोटे छोटे क्लस्टर में ये बात होती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो है
वो जगह जगह जाकर के और वो बात सुन रहे हैं, तो ये हमारी पार्टी की रीति नीति है, वो हमारी पार्टी का तरीका है। बीजेपी का अपना तरीका है जिसमें वहां कार्यकर्ताओं से कोई संवाद ही नहीं होता है, वहां एक नहीं सहन नहीं, सा आपके आता यहाँ है। संवाद होता है। देखिए, आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की बात सुनना, मैं ये कह रहा हूं कि ये 5 साल तो देखने को मिलता नहीं। अब जैसे राहुल गांधी ने ये एक ऐप निकाला था और उसमें युवाओं से सजेशंस मांगे गए थे, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ। कहने का मतलब है नहीं, कि आपको लगता है नहीं, आपको लगता है राहुल गांधी जी आज जो पैदल चलते हुए लोगों से बात कर रहे हैं, युवाओं से पैदल और बात कर बस। रहे हैं, हाँ, बात कर रहे हैं, आपको भारत में तो छोड़िए, दुनिया में भी कोई ऐसा पॉलिटिकल कल्चर कहीं नजर आता होगा जहां एक व्यक्ति बाहर निकल के बात कर रहा है? और कांग्रेस पार्टी की एक लोकतांत्रिक चरित्र रहा है। मुझे लगता है इस समय सबसे खराब दौर से अगर कोई गुजर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गुजर रहा है, जो वो कांग्रेस पार्टी के सिस्टम में ये देखता है कि वहां बातें सुनी जाती है, बातें होती है। यहाँ नहीं तो आपके यहाँ एक कार्यकर्ताओं की सहनशीलता बात सुनी जाती है या आपके यहाँ अराजकता की स्थिति है? नहीं, हमारे कोई अराजकता की स्थिति नहीं है, हमारे बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक चीज है जहां हर कार्यकर्ता खिलाड़ी लाल अपनी बात बैरवा की कहता आपने है। बात नहीं सुनी, उन पर कार्रवाई हो गई। और भी चेहरों पर बात नहीं सुनी गई, उन पर कार्रवाई हो गई। वो आपको लगता है ना, क्योंकि नहीं, मुझे नहीं लगता। चीज में ये मिलिंद जो देवड़ा तो हमारा खुद कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी से मिलना चाहता था, मुझे मिलने नहीं दिया, इसलिए मैं चला गया। आप बीजेपी में कभी अध्यक्ष का चुनाव देखे हो क्या? हमारा तो एक सिस्टम है जहाँ इलेक्शन होता है, जहाँ एक संवाद होता है, जहाँ कोई अपनी विरोधी बात है, अगर वो ऐसा नहीं नहीं नहीं, सीपी साहब आप भी जानते हैं। देखिए, राहुल गांधी को जब आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते थे, उस वक्त शहजाद पूनावाला कंटेस्ट करना चाहते थे, पार्टी से निकाल दिए गए। वो आपका परसेप्शन है। हमारी पार्टी का डेमोक्रेटिक सिस्टम अगर आप देखोगे ना, तो उसी को आप अराजक कर देते हो। हमारे असहमति को भी पूरा स्थान होता है। आप ठीक है, बीजेपी के ठीक है। तो निमिषा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर कांग्रेस के आरोपों को हम देखें कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती, तो वो एक तरह से दिखाई भी देता है। बंद कमरों में मीटिंग हो रही है और आप जो बोलेंगे उस पर कार्यकर्ताओं को चलना होगा। कार्यकर्ताओं के फीडबैक का क्या? हमारे 90 विधायकों को हाँ। अपने शासनकाल में, हाँ। स्वप्निल जी, हाँ। 90 विधायकों को अपने शासनकाल में धमका करके इस्तीफा लेकर अपनी जेब में रखने वाली कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि बार बार लोकतांत्रिक चरित्र का बात करते हैं। तो कहाँ था लोकतांत्रिक चरित्र जब आपके विधायकों को धमका करके आपने रख लिया? जब मैंने आपसे बात की, किसी ने बीच में नहीं बोला। एक बार निमिषा जी को बोलने दीजिए ना प्लीज। हाँ निमिषा जी। बौखलाहट स्वाभाविक है इनकी। और आप बताइए, 18 महीने क्वारंटाइन रहने वाले कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की जंग झेली है राजस्थान में, और कहते हैं कि हमारे यहाँ सुनवाई होती है और आगे बढ़े। तो वर्तमान में विपक्ष की भूमिका भी ठीक से नहीं निभा पा रहे। विपक्ष नहीं, को तो सुनवाई आपके यहाँ सुना जाता है क्या? छोड़ के आ रहे जी। आपके यहाँ कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है क्या? क्योंकि हमने तो बड़े बड़े एक दिग्गजों को साइडलाइन होते देखा है अपने मन की बात करने के बाद बीजेपी में। स्वप्निल जी, एक सामान्य कार्यकर्ता, बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से, किसान की पृष्ठभूमि से आने वाले सामान्य कर्ता राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और उनके काफिले को एक सहज रूप में जाएंगे वो, और एक आम जन की तरह उन्होंने उस वीआईपी कल्चर को खत्म किया है। रोड मूवमेंट जो प्रोटोकॉल था उसको खत्म करते हुए एक आम जन की तरह रह रहे हैं। वो एक कार्यकर्ता ही कर सकता है। मुझे लगता है कि तो उस इससे बड़ा कदम भारतीय को जनता आगे पार्टी जाकर का किसी न किसी दिन बैक लेना पड़ेगा। टेक्निकली ये लंबे समय तक पॉसिबल नहीं रह पाएगा। लेकिन निमिषा जी, बात ये नहीं है। निमिषा जी देखिए, बात ये है कि आपके यहाँ भी कई दिग्गज चेहरों ने जब आला कमान के खिलाफ बोलने की कोशिश की तो उन्हें साइडलाइन किया गया ना। आप चाहे तो मैं नाम ले सकता हूँ। नहीं स्वप्निल जी, मेरी बात तो पूरी दीजिए। हमारी तो भाजपा की बैठक में भी तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष दरी पर बैठ के, जमीन पर बैठ के सुनता है प्रधानमंत्री जी को। एक प्रधानमंत्री स्वयं को प्रधान सेवक कहते हैं, मुख्यमंत्री जी आम जन की तरह जी रहे हैं, नियमित जन सुनवाई कर रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है तो भाजपा है, और ये विश्वास आपका मेरा नहीं, सवाल ये था ही नहीं। देखिए, कार्यकर्ताओं की ताकत बीजेपी ने जिस तरह से दिखाई है वो हम सब ने देखी है और उसे हर कोई स्वीकार भी करता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपके यहाँ भी जब कई बड़े दिग्गज चेहरों ने, जो बुजुर्ग चेहरे माने जाते हैं, उन्होंने अगर आला कमान के खिलाफ, या मैं कहूं कि कुछ पर्टिकुलर चेहरों के खिलाफ बोला, तो वो साइडलाइन किए गए ना। उससे एक मैसेज तो ये जाता है कि शायद सुनी तो नहीं जाती।
देखिए स्वप्निल जी, भाजपा संगठन सर्वोपरि है और हम सब अनुशासित कार्यकर्ता हैं पार्टी के। ठीक है। पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड सबसे विचार विमर्श करने के बाद तय करता है और उस संगठन लाइन पर हम सब चलते ठीक है। हैं और लोकतांत्रिक पद्धति से ही तो चयन होता है। ठीक है। आज एक आम कार्यकर्ता राजस्थान का मुख्यमंत्री ठीक है। है, झोपड़ी में रहने वाले एक हमारे मंत्री हैं। ठीक है। तो अब मैं एक और कोर इशू की तरफ जाता हूं। देखिए अपने आप में मैंने कहा ना, हर चीज को देखने के दो तरीके होते हैं। सीबी साहब सुनिएगा, बड़े मजेदार बात मैं कहने वाला हूं। निमिषा जी 2 मिनट, निमिषा जी 2 मिनट में बड़ी मजेदार बात कहने वाला हूं। विधानसभा चुनाव भी ईआरसीपी और पानी के आसपास लड़ा गया और लोकसभा का चुनाव भी ईआरसीपी और पानी के आसपास लड़ा जाएगा। विपक्ष सत्ता के तौर पर सीबी साहब आप लोगों ने ईआरसीपी का मुद्दा उठाया और अब उसे बीजेपी भुनाने की कोशिश में है। देखिए रोल कैसे स्विच हो जाता है। कमल टाक जी मेरे साथ हैं। कमल टाक जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए इसमें तो कोई दोहराए नहीं है कि चुनाव कार्यकर्ता जिताते हैं। बीते 10 सालों में इसके आपको लाखों करोड़ों उदाहरण मिल सकते हैं, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक। जहां कोई नहीं भी था वहां पर भी कार्यकर्ताओं ने जीत की स्थिति बनाई बीजेपी के लिए, है ना। और दूसरी तरफ कांग्रेस है, उनके कार्यकर्ताओं में कितना जोश है वो तो दिख ही रहा है, वो तो समझ ही आ रहा है। उसके बिना तो रास्ता बहुत मुश्किल रहेगा कांग्रेस के लिए। कमल भाई देखिए, कार्यकर्ताओं को बनाए रखने के लिए और कार्यकर्ताओं के जोश को तैयार रखने के लिए पार्टी के जो मुख्य लीडर्स हैं उनको स्पेस देना पड़ेगा और साथ साथ में जिसे हम कहते हैं मौका देना पड़ेगा और आगे लाना पड़ेगा। ये किसी भी पार्टी के लिए एक सबसे अहम चीज होती है कि उनको मौका देना और उनको आगे लाना। ये दोनों ही चीजें जो हैं वो पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक बूस्ट लेके आती है। चूंकि बीजेपी के पास अभी हर चीज के लिए बड़े कहते हैं ना कि मतलब ये बहुत ही कुशन वाली स्थिति में है, बेहतर स्थिति में है, इसलिए ये हर तरह के नए प्रयोग कर भी रहे हैं। हमारे लिए कांग्रेस को अगर आप देखते हैं हम उस दृष्टि से, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस को ये वाली नीति के अंदर जहां पर उनके युवा लोगों को आगे लाने की कवायद करनी चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, वो स्थिति अभी भी कांग्रेस में उस तरीके से नहीं हो पाई है। अगर ये चुनाव हार गए हैं, हारने के बाद भी आप देखिए कि क्या एक्शन हुआ है। अभी तक तो इन्होंने उसके ऊपर कोई निर्णय ही नहीं ले पाए हैं, ये आत्ममंथन ही नहीं कर पाए हैं। पार्टी में प्रदेशाध्यक्ष कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं में जाकर, वो तो अब चालू किया है। अभी आपने देखी ना नहीं कार्यकर्ताओं पे क्या असर जाएगा कि एक पार्टी के अंदर जो पीसीसी अगर मान लीजिए राजस्थान के बने हुए हैं, उनके ही नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़ा गया, वो अभी भी पीसीसी अध्यक्ष हैं, तो फिर क्या कार्यकर्ता पे क्या जाएगा कि क्या असर जा रहा है। तो बात ये है जिसको देखना पड़ेगा कि आपको ये छोटे छोटे मैसेज देने पड़ेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार उनको इसको ये कहें कि भाई ये एक्शन है जो कि आपने चुनाव के बाद लेना था, आप उनको हटाइए, किसी और युवा को वहां लाइए, उसका चेहरा बनाइए, उनको स्पेस दीजिए। इवन जो युवा जो जिनके अंदर काफी पोटेंशियल है और वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्हें आप आगे लाइए, उनसे सारे काम करवाइए। तो ये एक नई चीज आएगी। मैं आऊंगा आपके पास, में जोश भरी। मैं आऊंगा आपके पास। सीबी यादव साहब देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं और पूरी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, ठीक है। आप किसानों आप देखिए, आप ये कहते हैं ना कि किसानों के साथ केंद्र सरकार नजर नहीं आती। मुझे तो किसानों के साथ विपक्ष भी नजर नहीं आ रहा। किसान तो अपना आंदोलन अलग कर रहे हैं। राहुल गांधी, क्या ये बेहतर नहीं होता कि अपनी न्याय यात्रा को रोककर दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच जाते और किसानों के साथ जुड़ जाते? क्या ये बेहतर नहीं होता कि किसानों की तरफ उठ रही आवाजें, हमला, उसको कांग्रेस के लोग अपनी छाती पर लेते तो देखने को मिलता कि हाँ साहब जो बोल रहे हैं वो कर तो रहे हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं ना कि आप लोग सिर्फ बोल रहे हैं, हर जगह जाकर आप लोग सिर्फ बोल रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। कल यूथ कांग्रेस जमीन पर उतरा तो आप लोग तो बड़े चेहरे तो उतरे ही नहीं। बोले यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है वो अकेले रह जाए। अरे भाई दिख जाते ना, 2 बड़े चेहरे, युवाओं का भी उत्साह बढ़ता। क्या दिक्कत थी? आ जाते डोटासरा साहब, आ जाते गहलोत साहब, आ जाते सचिन पायलट साहब, किसने रोका था? आप सिर्फ 2 मिनट मुझे बिना इंटरप्ट कर किए हुए देंगे, बस मैं इतनी अपेक्षा रखता हूँ। मैं कोशिश करूंगा, वादा नहीं करता हूं। हाँ जी, तो कांग्रेस को कांग्रेस के चश्मे से देखा जाए
उसको बीजेपी के चश्मे से ना देखा जाए। ठीक है। दुनिया के भीतर हाँ। जहां भी तानाशाही होती है वहां अनुशासन के नाम पर लोगों का मुंह बंद करवाया जाता है। चाहे आप रशिया में देख लो, चाहे चाइना में देख लो, चाहे तमाम डिक्टेटरशिप की ये कहानी होती है। वो अपने कार्यकर्ता का भी मुंह बंद करता है और जनता के भी मुंह बंद करता है। नहीं ये शैली सीबी आज साहब, भारतीय जनता पार्टी नहीं जनता के सीबी साथ साहब, भी है सीबी कि साहब, सीबी साहब, किसानों सीबी का साहब, मुंह सीबी बंद कर साहब, रही है। सीबी साहब, और सीबी 2 साहब, मिनट 2 से मिनट, ज्यादा नहीं 2 मिनट, एक टेक्निकल फ्लॉ है आपकी बात में। तानाशाह सिर्फ कार्यकर्ताओं और लोगों का मुंह बंद नहीं करता है, वो सबका मुंह बंद कर देता है, टॉप टू बॉटम। मेरी बात फिर सवाल पूछिए ना, मेरी बात 133 साल पुरानी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं निमिषा जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ हाँ सीबी साहब बोले, सहारा ढूंढना पड़ रहा है। हाँ बोलिए सीबी साहब, बोले ना, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। तो मैं वही, मेरी बात फिर आप पूछ लीजिए, मैं 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। तो ये शैली जो है भारतीय, प्रॉब्लम क्या है कि हम बीजेपी के चश्मे से कांग्रेस का मूल्यांकन करते हैं, जो कि हमारी दृष्टि से वो शैली ही इतनी गलत है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है जहां आवाज को स्थान दिया जाता है। अब मैं आपकी उस बात पे आता हूँ, किसानों वाली बात पे। कौन सा स्थान दिया जाता है सर? किसान आंदोलन शुरू हुआ, कौन सा स्थान दिया जाता है ये तो बताइए मुझे। आवाजों को स्थान दिया जाता है, कौन सा स्थान दिया जाता है? एमएसपी की गारंटी कानून 81 विधायकों की आवाज को अनुशासन समिति का स्थान दिया गया और वो वहां पे पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है वो। पहले वाले सवाल को तो हो जाने दीजिए ना। हाँ। एमएसपी की गारंटी का हमने पूरा एक नोटिस जारी करके कि किसान आंदोलन के साथ हर कांग्रेस कार्यकर्ता खड़ा है, ये हमने अनाउंस किया कि इस आंदोलन के साथ हर कांग्रेस कार्यकर्ता खड़ा है। कहाँ खड़ा है? हमने अनाउंस किया। अरे पर कहाँ खड़ा है भाई? अपने अपने घरों में खड़ा है, किसानों के साथ खड़ा है। जो बात कर रहे हो, हमारी अलग अलग विंग है, अलग अलग काम कर रही है। वो आप अपने चश्मे से क्यों जजमेंट करते हो? ये बीजेपी का चश्मा देखना बंद करो ना सुकुनल जी, हमारा डेमोक्रेटिक चश्मा देखो। नहीं 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 नहीं, ये सीबी साहब, अगर आपका पर्सनल अटैक था तो मैं इसका स्वागत नहीं करता हूं, और अगर पर्सनल अटैक नहीं था तो मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन आपको लगता है कि मैंने बीजेपी का चश्मा लगाया हुआ है? चश्मा तो आपने लगा रखा है, जजमेंट मत किया करो ना। नहीं नहीं, मैंने क्या जजमेंट पास किया सर? जो देखा वो बोल दिया मैंने, जो देखा बोल दिया ना मैंने। जजमेंट जनता कर चुकी है। सीबी साहब देखिए, अब ये तो गजब की बात है। अब मैं कांग्रेस के चश्मे से बीजेपी को देखते हुए सवाल पूछ लेता हूं, तो आपकी शिकायत दूर होगी क्या? ये मुझे भी, मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा एक विशेष तौर पे कि देखिए, हम ये मान लीजिए मीडिया वाले कैसे भी कमेंट करें, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मीडिया के ऊपर कोई भी आक्षेप लगाने से या मतलब उसको डाइवर्ट करने से नहीं सर, मैं ऐसे नहीं देखता कमल भाई, मैं ऐसे देखता हूं अगर किसी बिल्ली खंबा नोचती है तो मैं नोचने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हमें नहीं देखिए, मैं सीधे बोल रहा हूँ, राजनीतिक पार्टी लेकिन निमिषा जी देखिए ना, मैं सीबी यादव साहब की शिकायत दूर करता हूँ। नहीं 2 मिनट कमल भाई, 2 मिनट, मैं आऊंगा, मैं सीबी साहब की शिकायत दूर करता हूँ। अब मैं कांग्रेस के चश्मे से बीजेपी से एक सवाल पूछता हूँ। कांग्रेस का चश्मा ये जो भी कहता है कि कार्यकर्ताओं को सुना जाता है या उन्हें स्थान दिया जाता है, कौन सा स्थान दिया जाता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जैसा कि आपसे कहा, बीजेपी में आप इसको माने या ना माने, अंत वक्त तक किसी को नहीं पता होता कि क्या होगा। ठीक है, जनता को भी नहीं पता होता, कार्यकर्ता को भी नहीं पता होता। मैम निमिषा जी, और नहीं बिल्कुल सम्मान है इस बात का, इसी बात का सरकार बनती है तो कांग्रेस में भी पर्ची की सरकार को कैसे करोगे? नहीं आप सीधे साहब सुन लेते हैं ना। अरे सर, अब जब आपके चश्मे से बीजेपी का सवाल पूछ लिया तो सुनिए ना साहब। हाँ बोलिए निमिषा जी। बिल्कुल स्वप्निल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तय नहीं होता है अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, आम चर्चा होती है, लोकतांत्रिक पद्धति से निर्णय होते हैं। आज कौन है, कल कौन होगा, परसों कौन होगा, इनका तो तय है, इर्द गिर्द घूमते हैं। जहां तक मुझे याद आता है, ऐसा नहीं है, जब मनोहर पर्रिकर जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात आई थी तो उनके एक कमेंट की वजह से उन्हें हटाकर नितिन गडकरी जी को बनाया गया था। ये फैसला किसने किया था? कार्यकर्ताओं ने। कार्यकर्ता तो खुश थे उस बयान से जो मनोहर पर्रिकर जी ने दिया था। 133 साल पुरानी पॉलिटिकल पार्टी को नॉर्थ में भी सहारा ढूंढना पड़ रहा है कांग्रेस को। आपको मतलब चुनौती दी जा रही, खुला 17 सीट पे तसल्ली कर दो, 3 पे तसल्ली कर दो, ये हालत है। और आप बिना सहयोगियों के नहीं है, इसी कांग्रेस को आपने भी सहयोगियों के साथ ही हराया। आज हम 302 230 सीटें ऐसी थी जिस पर 2018 में हमें 50% से ज्यादा वोट मिले। निश्चित तौर पर बढ़त और होगी, आगे होगी, क्योंकि आज भाजपा का लाभार्थी सम्मेलन ले,
आपके सहयोगी कम हुए? सभी सम्मेलनों के साथ भाजपा आम जनता के साथ मिलकर कार्य कर रही है। नहीं, लेकिन आपके सहयोगी कम हुए ना, जो सहयोगी आपके साथ मिलकर काम कर रहे थे वो छिटक गए। जो भी छिटक के गए वो लौट कर आ रहे हैं। देखते हैं। और कहीं पर भी भाजपा का ग्राफ जनता के विश्वास से बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है निमिषा जी, ठीक है। सीबी साहब, मैं आपको एक मौका दे रहा हूं। सीबी साहब, मैं आपको एक मौका दे रहा हूं। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि पर्सनल कमेंट ना करूं। आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि आप पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे। सीबी साहब, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को सुनिए आप जी। सर, एक एंकर के तौर पे हमें भी दुख होता है जब हम विपक्ष को कमजोर देखते हैं, क्योंकि लोकतंत्र पर हमारा भी उतना ही विश्वास है जितना आपका है, ठीक है? तो हमें लगता है कि नहीं साहब, कमजोर व्यक्ति अपने आप को मजबूत करे। फिर जब हमें दिखता है कि यार वो ऐसा क्यों कर रहा है जिससे वो मजबूत नहीं हो पा रहा, तो हमारी अपनी एनालिसिस होती है जो हम आप तक पहुंचाते हैं और आपको लगता है कि मैं गोदी मीडिया हो गया, है ना? तो ठीक है सर, आप कुछ बड़ा करके सुधार लीजिए ना अपनी स्थिति। किसने रोका है? हम खुश हो जाएंगे। ऐसा मुझे पहली चीज तो आप ये देखिए कि आपका ये आकलन पता नहीं कहां से ये नैरेटिव बन रहा है आपके भीतर कि विपक्ष कमजोर है। अगर विपक्ष कमजोर होता तो मोदी के भीतर, पूरी बीजेपी के भीतर इतनी खलबली मचती कि वो भारत रत्न को भी बेचने पे उतारू हो जाते, राम को भी बेचने पे उतारू हो जाते, विपक्ष से छुटवे नेताओं को खरीदने पे उतारू हो जाते, हमारे चुपता हुए नेताओं को खरीदने पे उतारू हो जाते। 400 पार होता, कहाँ आपको क्या बात है? आपको नजर आ रही है विपक्ष इतना मजबूत है कि वो कोशिश कर रहा है कि तमाम घरों को जोड़ लो। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी कहीं इस चुनाव में है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बुरा क्या होगा? मैं पहले माफी मांग लेता हूँ। मुझे सीबी साहब आपकी बात पर हंसी आई, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप खुद मुस्कुराए अपनी बात को बोलकर, ये भी एक इशारा होता है। आप समझिए सीबी साहब इस बात को। लेकिन कमल टाक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कमल टाक जी, देखिए आज की डेट में अगर हम प्रदेश का एनालिसिस करते हैं तो हमें यह नजर आता है कि बीजेपी विधानसभा चुनावों में जो मैं उसे मार्जिनल जीत नहीं कहूंगा, लेकिन वो लैंडस्लाइड विक्ट्री भी नहीं थी, वो सिर्फ एक विक्ट्री थी जो सिर्फ विक्ट्री के तौर पर ही इतिहास में दर्ज होने वाली है। दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उसे कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश में है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को ले जाने की कोशिश में है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो विधानसभा चुनाव में अच्छी स्थिति में रही, ऐसी स्थिति में जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो मोरली हार गए, वो एथिकली हार गए, ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन उस स्थिति को कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश में उसके बाद से ही नहीं दिखी। कमल जी। हाँ, तो ये जो आप बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल मैं यही अभी तक कहना चाह रहा था अपने आकलन में कि हमें हमारी स्थिति को सुधारने के लिए एक तरीके का आत्मंथन करना होता है, क्योंकि हार के बाद स्वाभाविक है कि आत्मंथन किया जाता है। और चूंकि कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति थी, एंटी इनकम्बेंसी जैसा नहीं था, उसके बावजूद कांग्रेस हारी है, तो यानी कि जनता ने बिल्कुल साइलेंट रही थी इस बार। सारे के सारे सर्वे भी थे जो काफी ऊपर नीचे भी हो रहे थे, और जनता से आप पूछो तो डायरेक्टली नहीं कह रहे थे। उसके बावजूद जो है वो जनता ने जाके वोट डाला है, तो इसका आकलन करना चाहिए। और उसके साथ साथ ये करना चाहिए कि हमें अब की स्थिति में वो सारे नए प्रयोग करने चाहिए, पुरानों को छोड़ना चाहिए। जो बार बार आप मंचों से कह रहे हैं कि हमने गलती से इनको दे दिया, उनको दे दिया, अब इसको व्यवहार में लाते हुए सारे नए लोगों को आप आगे बढ़ाइए और उनको अलग जगह पर आप एक मुकाम दीजिए, जिससे कि उनमें जोश बढ़ जाए। और कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ जब काम करता है तो नो डाउट वो आज नहीं तो कल, आज अच्छा विपक्ष बनेगा और कल वो वापस पक्ष बन के उभर कर आएगा। तो ये स्ट्रेटेजी अपनानी ही पड़ेगी, वो कोई भी पार्टी, ये पार्टी हो चाहे वो पार्टी हो, और इस पे कांग्रेस को विशेष तौर पे अभी ध्यान देना चाहिए। ठीक है। और जहां तक मुझे देखने में महसूस होता है, मेरा अपना एनालिसिस कांग्रेस के लिए मायने नहीं रखता, हो सकता है बीजेपी के लिए भी मायने ना रखे, लेकिन बीजेपी थोड़ा मजबूत आज स्थिति में नजर आती है क्योंकि कांग्रेस अपना यूरेका मोमेंट नहीं ढूंढ पा रही है। जब कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है या बल्ब बनाया जा रहा होता है तो हजारों बार, करोड़ों बार मिस्टेक्स होती है और उसके बाद एक यूरेका मोमेंट आता है। वो यूरेका मोमेंट कांग्रेस के पास नहीं आ रहा है। तो कहीं वो जो बल्ब बनाने की प्रोसेस में कुछ कमी तो नहीं रह रही है, ये कांग्रेस को जरूर देखना होगा। लेकिन क्या कांग्रेस वो देखना चाहती है? अच्छा यादव साहब, आप उंगली दिखा रहे हैं तो मैं क्लोजिंग से पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आप सच में देखना भी चाहते हैं कि आपका यूरेका मोमेंट क्यों नहीं आ रहा? आप इस बात को नहीं देख रहे हो कि चुनाव के बाद में हमने एक अग्निवीर मंत्री बना दिया? क्या हमने मूल्यांकन हमने एक अग्निवीर मंत्री बनाया है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं तो बनाया, इन्होंने तो अग्निवीर सैनिकों को बनाया है।
ठीक है। तो न जो नेता अग्निवीर है, मंत्री न बनाया है, नीति है। वो ठीक है। कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस रणनीति अपनों में से है। ठीक है, धराशायी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्रश्नकाल। नमस्कार।